Hello guys, good morning. Myself Sri Ramesh Dhavas, lecturer in biology for juniors science colleges. Now I teach you the subject biology. Now here in our syllabus for this session there is a much more topics from each and every chapter is reducted because by the effect of COVID-19. So far, those the topics in our syllabus are mentioned by the Maharashtra State Board, Secondary and Higher Secondary State Board. We here taught to you, teach to you for it. ओके वही अपन टीच करेंगे जो आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस करके रखा हुआ है, उतना ही टॉपिक अपन इसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जो होते हैं वो डिलीट हो गए। यहाँ पे खाली 2 ही पॉइंट्स है। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये एक है, और सेकंड पॉइंट है की नाम का एक पॉइंट है, की दैट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। वी एक्सप्लेन इट लेटर, बट बिफोर दैट वी सी हियर इन दिस वन, इन द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड? क्या मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड का? मीनिंग क्या है? व्हाई नॉट वी कॉल्ड इट द नॉन लिविंग वर्ल्ड? नॉन लिविंग वर्ल्ड आर दोज there is no any living beings are survive, or around it there is no any suitable climatic conditions for the surviving, that we called as a habitat for the living organisms. अपने यहाँ दुनिया के अंदर में ऐसी सिचुएशन है पृथ्वी के ऊपर में जहाँ वातावरण की निर्मित हुई है और उस वातावरण में अपन लोग सर्वाइव हो रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ जरूरी है, और जहां दोनों चीजें एक साथ आती है और सर्वाइव कर पाती है तो उसी को अपन कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या होना दोनों चीजें? लिविंग बींग्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। उसको सर्वाइव करने के लिए लगने वाला जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी इसके लिए एसेंशियल है। नॉट ओनली द लिविंग बींग्स आर देयर, एंड इफ द अब्सेंस ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर लिविंग बींग्स है मगर कंडीशन नहीं है, यू कांट सर्वाइव देयर, आप वहाँ जिंदा नहीं रह पाओगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि अदर प्लैनेट्स जो कि अर्थ से अलावा सन है स्टार्स के रूप में, या तो प्लैनेट के रूप में मंगल है, चंद्र है, बाकी बुध है, गुरु है, अदर प्लैनेट्स है। यहाँ पे आज तक की हिस्ट्री में कोई लिविंग बींग्स किसी को भी फाइंड आउट नहीं किया गया है। अपन लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए, फिर भी वहाँ कोई ऐसा रिकॉर्डेड लिविंग बींग्स आपको नहीं मिला है। इसलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट कहते हैं या वहाँ का जो प्लैनेट है वो नॉन लिविंग प्लैनेट्स है, नॉन लिविंग वर्ल्ड्स है। वो भी एक वर्ल्ड है उनका खुद का, तो अपन उसको नॉन लिविंग वर्ल्ड कहते। बट अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट इन द यूनिवर्स दैट हैविंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज दे सर्वाइव देयर। तो ऐसे ही इसको अपन लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। So what is meant by living world? Living world is those habitual conditions where the living organisms and their surrounding environment they lie together. That is called as the living world, for the surviving of living organism, ये भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसा ये living world का थोड़ा सा मीनिंग है। तो नंबर 1 is you know the meaning of living world and non-living world. Now what is mean by livings and what is mean by non-livings? How we identify the certain substances as a living one and another one as a non-living one? क्या डिफरेंस होता है इसमें? कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके बेस पे अपन अपने आप को लिविंग कहते हैं, और अदर जैसे स्टोन्स है, मतलब पत्थर है, या तो रेती माटी है, या कुछ ऑब्जेक्ट्स है अदर जिनको अपन नॉन लिविंग भी कहते हैं। तो क्यों ऐसी, क्या कौन सी चीज़ है? सो दिस वन इज वी एक्सप्लेन हियर इन दिस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है
जिसकी वजह से, जिसकी बेस पे, जिसके आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि वी आर द लिविंग बींग्स एंड द स्टोन्स आर द नॉन लिविंग बींग्स। दोनों एग्जाम्पल है लिविंग और नॉन लिविंग के। आपके अलावा भी यूनिवर्स में बहुत सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, जिनको अपन लिविंग कहते हैं, और स्टोन्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपन नॉन लिविंग कहते हैं। तो ये दोनों का पहले डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले डिफरेंस के पहले आप लिविंग के थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलो या बेसिक प्रिंसिपल्स बोलो उसको, वो समझ लो। वो समझने के बाद में आप लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग का फ़र्क समझने में आसान हो जाएगा। सो द फर्स्ट वन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। इनमें जो लिविंग बीइंग का पहला कैरेक्टर है, पहला प्रिंसिपल है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म? Metabolism is actually the process of biochemical reaction occurs inside the cell। मतलब ये कि आपकी जो बॉडी बनी हुई है, दिस बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ए सेल। आप सबकी बॉडी सेल से बनी हुई है। आज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर levels of organization, there is a organisms is formed to which we call the living being. This one is actually formed by means of a atoms to molecule, molecules to cell, cells to tissue, tissue to organ, organ to organ system and organ system to organism। ऐसा एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है पहले से। कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस लाइक मॉलिक्यूल, जिसे या अपन क्या कहते हैं कि एटम्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं, इनसे होते हुए एक ही बॉन्डेड फॉर्म तैयार हो गया। वो बॉन्डेड फॉर्म को पहले वाले अपन सेल कहते हैं। तो ऐसे ही वो सेल से आपकी बॉडी बनी हुई है, और ये सेल के अंदर कुछ ऐसे ही क्रियाएं चालू है जिसे अपन बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर, इसी को अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी क्या डेफिनेशन करेंगे फिर मेटाबॉलिज्म का? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच द बायोकेमिकल रिएक्शंस are occurs in the living organism cell, occurs in the living organism cell। ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बोला क्योंकि उनके ही सेल में खाली वो बायोकेमिकल रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसलिए occurs in the living organism cell ऐसा कहते हैं। Now as per this one, what type of the biochemical reactions are there in that the cell? कैसे कैसे प्रकार के जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं? There are the two major types of biochemical reactions are there। ये कौन से दो मेजर टाइप्स हैं? इस मेटाबॉलिज्म के अंदर आप दो रिएक्शन बोले, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बोले तो क्या है? एनाबॉलिज्म बोले तो there is a process of formation of complex form of substances from the simple form। सिंपल फॉर्म्स का सब्सटेंसेस का यूज करा के किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सब्सटेंस बनता है। वो जो सिंपल सब्सटेंसेस एक में के ऊपर रिएक्ट होके, तो उसको बोलते हैं अपन एनाबॉलिज्म। एग्जांपल के तौर पर अपन फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है? CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म, ऐसे दो फॉर्म, ऐसे फॉर्म्स बनते हैं। दिस प्रोसेस को अपन एनाबॉलिज्म करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। हमेशा अपन जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो तब अपन ये डेफिनेशन कर सकते हैं उसकी। तो इस हिसाब से सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द एनाबॉलिज्म। द एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट और क्लोरोफिल के अंदर इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, इसमें होता है ये। ओके, बाकी बाद में आगे भी इसको देखेंगे डिटेल अपन। बाद में कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इज द कन्वर्शन ऑफ, कैटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द कन्वर्शन ऑफ complex form of substances into simple form with the release of energy ATP, with the release of energy ATP, जिसके अंदर में जो भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म सब्सटेंस है, जिसको अपन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कहते हैं, ये कंपाउंड ब्रोकन डाउन करा के उससे सिंपल फॉर्म मतलब CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस को अपन कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एक्चुअली दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शन। क्यों बायोकेमिकल? क्योंकि ये किसी सेल के अंदर हो रही रिएक्शन। तो क्या आप अगर किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी पेट्री डिश में या बीकर में कुछ केमिकल कंपाउंड एक में के साथ मिला दे, तो क्या वो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी? वहाँ पे रिएक्शन होंगी, मगर वो रिएक्शन को अपन बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो किसी सेल साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर में नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं,
इट वन इज एक्चुअली इन द ओपन कंडीशंस आर देयर। वो ओपन कंडीशन और वो जो रिएक्शन है अप टू सर्टेन लिमिट होंगी, ये मेन रीजन है। अप टू सर्टेन लिमिट होंगी जब तक के वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब अपन कहते हैं कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट जब तक के है तब तक की रिएक्शन होंगी। सबस्ट्रेट एक बार खत्म हो गया कि रिएक्शन रुक जाएंगी। मगर लिविंग बीइंग में ऐसे कोई सबस्ट्रेट खत्म नहीं होते, ऐसे कोई प्रोडक्ट खत्म नहीं होते, वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। और कब तक बनते बिगड़ते रहते हैं? जब तक वो रिएक्शन उनमें चालू है तब तक। समझ जाना कि वो बनते बिगड़ना बंद हो गया मतलब रिएक्शन बंद हो गए तो मर गई सेल, समझ लेना, मतलब डेथ हो गई। मतलब इसीलिए अपन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और ये दिस इज द मेजर पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्रिंसिपल्स है लिविंग बीइंग्स का। रिएक्शन नहीं होता ऐसा नहीं है, बाहर में हो जाती है, मगर वो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो सबस्ट्रेट कंज्यूम हो गया एक बार का और इन प्रोडक्ट बन गया कि रिएक्शन वहाँ पे बंद हो जाएंगी। मगर यहाँ वैसा नहीं होता है, जब तक वो सेल है, सेल में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों ही साथ साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में ये अहम बात है कि जिसे अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसी मेटाबॉलिज्म को अपन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंशिएट करते हैं। जिसमें एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है सिंपल से, तो कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स बिगड़ता है तो सिंपल बनते हैं और एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी सेल, आपकी बॉडी, आपका पूरा स्ट्रक्चर वर्क करते रहता है। एनर्जी टू डू द वर्क, ऐसा बोलते हैं ना एनर्जी का डेफिनेशन, तो ये वर्क करने में काम में लग जाती है। दिस इज द मेटाबॉलिज्म। सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट दिस वन? As you observed, the living and non-living things are there. There is a growth is continually occurs in the living beings. As we know, as after the process of fertilization, the single diploid zygotic cell is formed. इस प्रोसेस में पहली सेल अपन को पता है zygote जिसको कहते हैं। ये zygotic cell by process of division, mitotic division, it forms a complete organisms are there. ऐसा ही कोई ऑर्गेनिज्म होता है। This process is known as growth and development. इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ग्रोथ एंड। पहली जो वाली सेल थी, पहला अपना जन्म जब हुआ था वो सिंगल सेल वाला था अपन, when the fusion of male gamete with that of a female gamete to form a diploid zygote known as fertilization, ऐसा कहते थे। तो ये सेल को डिवाइड रिडिवाइड होके, मतलब उसमें ग्रोथ होके पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म बच्चा बन गया, बच्चे से एडल्ट बन गया, एडल्ट से बूढ़ा बन गया। मतलब up to certain limit, certain height, certain limit, this growth is continued. This growth is continued, but at the certain age of that the living beings, the growth is somewhat stagnant. In animal beings particularly, in plant beings, that growth is results in form of arrangement of new branches, new leaves, flowers, annual to annual, वर्षानुवर्ष, वर्षानुवर्षी त्याला पाने, फांद्या, फुलं हे सगळे येत असतात आणि त्यांची ग्रोथ ही कंटिन्युअस ग्रोथ असते। पण ॲनिमल बीमध्ये कुठेतरी आपली वाढ एखाद्या 18-20 वर्षाच्या कालखंडामध्ये काय झाली, पिरियडमध्ये थांबलेली दिसते आपल्याला। ती होतात मग अशी वगैरे फुलतात आपण वगैरे, पण तसं काही इकडे आपल्याला होताना दिसते, तर ते ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट। Now this one is actually in the living beings. What about the non-living beings? कंपेयर तो करना पड़ेगा तभी समझे कि आपने कोई ग्रोथ हो रही नहीं हो रही। तो नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर में क्या ऐसी ग्रोथ होती है? सपोज एक पत्थर आपने एक आधी जगह पे रख दिया और उसका साइज मेजरमेंट मास एंड वॉल्यूम काउंट करके रख दिया, और कुछ दिनों बाद 2, 4, 5, 7, 10 साल बाद उस पत्थर को और ऑब्जर्व करने गए, और आप लोगों को ऐसा ऑब्जर्व करते हुए दिखाई देगा कि वो पत्थर का भी मास और वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मतलब उसमें भी ग्रोथ हो गई है। कैन इट बी हैपन इन देम? यस, इट कैन बी हैपन इन देम। बिकॉज बाय व्हाई? क्यों उनमें ग्रोथ हो गई? कैसी ग्रोथ हो गई? क्यों उनको ग्रोथ होने के बावजूद अपन नॉन लिविंग कहते हैं और इनको क्यों लिविंग कहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि उसमें जो पत्थर, जहाँ पे भी अपन ने वो पत्थर खींच रखा था, उसमें क्या हो रहा है, अराउंड द सराउंडिंग में से कुछ पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, जो कुछ भी है, रेन आता है, वो सब उसके ऊपर जा के डिपॉजिट होते जा रहे हैं। जैसे पानी आ गया, पत्थर गीला हो गया, फिर हवा आ गई, डस्ट पार्टिकल उड़ गए, उसके ऊपर सेट डाउन हो गए, या इन्वायरमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे सेटअप होते रहते हैं, तो उस वजह से हो गई। मतलब वो जो ग्रोथ हुई उनमें आउटर साइड में हुई, इसी को अपन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। किसमें? नॉन लिविंग में। बट लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ हो रही, एक सेल का इतना बड़ा आदमी बन गया, इसको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसको क्या कहते हैं अपन? अंदर से ग्रोथ हो रही तुम्हारे से, वो उसमें क्या हो रही? बाहर से। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इट वन इज नॉट टोटली एक्सेप्टेड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग लाइफ, बट इट वन इज actually the reason of actually the principle of living life। ये भी लिविंग लाइफ का प्रिंसिपल है, पर उसको कंपेयर करें
तो आप लोगों को नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती दिखाई दी, पर वो ग्रोथ का क्राइटेरिया जो है, कंडीशन जो है अलग है। वो बाहर से हो रही, उसके अंदर से उसका कोई भी सेल डिवीजन या साइज नहीं बढ़ रहा है, बाहर से कोई अदर पार्टिकल आके उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, उसलिए ग्रोथ है। मगर इसमें कोई ऐसा पार्टिकल डिपॉजिट नहीं हो रहा, इसके अंदर के ही सेल 1 से 2, 2 से 4, बिकॉज बाय प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से उसमें बाय प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं और उससे उसकी साइज बढ़ती जा रही। साइज बढ़ने के बाद वो अपने आप में बैलेंस करने के लिए डिवाइड होते जा रहा है, और डिवाइड होते होते वो एक छोटे सिंगल सेल से बड़ा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहा है। तो इस हिसाब से वो ग्रोथ होती है। इसलिए इसको तंतु अपन ये नहीं कहते कि ये लिविंग का ही प्रिंसिपल है, नॉन लिविंग का है, मगर लिविंग में वो जब इंट्रिंसिक है इसलिए वो लिविंग का प्रिंसिपल है। दिस इज द सेकंड वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड वन है एजिंग। नाउ यू नो दिस फैक्टर इज फॉर ऑल वन, सबको आता है, लिविंग को भी आता है, नॉन लिविंग को भी आता है। मगर नॉन लिविंग चीजें जो होती है, जैसे कहता वही पत्थर का एग्जाम ले लेते हैं अपन, वो ग्रोथ होते जा रहा है, चाहे 2 सालों 4 सालों 5 सालों, थोड़ा एक्सट्रिंसिकली ग्रोथ होते ही जा रहा है। जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाएगा, एज बढ़ते जाएगा, उसकी ग्रोथ होते जा रही। मगर आप लोगों को ये पता है कि लिविंग बीइंग में क्या होता है। इन लिविंग बीइंग दिस ग्रोथ इज कंटिन्यूअस टिल सर्टेन एज, अप टू सर्टेन एज वो होते रहेंगे। बट एट दैट द एंड ऑफ दैट द एज मीन्स व्हाट, द एंड ऑफ दैट द लाइफ, बिकॉज ईच एंड एवरीवन इज हैविंग ए लाइफ पीरियड इज देयर। एंड ऑफ दैट द लाइफ पीरियड, उसका जब जैसे लाइफ पीरियड खत्म होते आते रहता है, तो उसको बोलते हैं अपन एजिंग फैक्टर और एजिंग बोलते हैं। तो वैसे वो थोड़ा डिटोरेशन की तरफ चले जाता है, डिटोरियोरेशन की तरफ चले जाता है, उसका थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद, और डेथ इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द लिविंग बीइंग। ये डेथ ओनली इसी में होती है, लिविंग बीइंग में, नॉन लिविंग में नहीं होती है। तो वो एजिंग फैक्टर से डेथ होती है, और बाद में वो डिकम्पोज भी होता है। बाद में वो क्या होता है, बॉडी पूरा डिकम्पोज भी होता है। ऐसे कोई पत्थर में नहीं आपने ने देखा कि वो डिकम्पोज हो रहा है। बड़े बड़े रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस से वो क्या हो रहे, क्रशिंग हो रहे, सॉइल फॉर्मेशन के काम, उसको प्रोसेस को अपन वेदरिंग प्रोसेस बोलते। जैसे पत्थरों का मट्टी में निर्माण होना, मट्टी में कन्वर्शन होना, तो वो हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से, लाइकेन की ग्रोथ की वजह से। वो कोई एंजाइम सीक्रेट करे तो उसको पिघला रहे। मगर इसमें वैसा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, जो लिविंग बींग्स है वो अगर मरने के बाद में उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब डिकम्पोजर जिसे कहते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं और उसको पूरा मिट्टी में मिला देते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स फिर से अपन नए जीवन के लिए प्रदान करते हैं। दिस इज द एजिंग। देन नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग वन। पूर्व अस्तित्व में होने वाले ऑर्गेनिज्म से ही नए ऑर्गेनिज्म की निर्मिति करना, इसको अपन रिप्रोडक्शन करते हैं। दिस वन इज बाय डिफरेंट वेज, सेक्सुअल, असेक्सुअल वेज अलग अलग है, मगर इस वेज में एक ही है कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग बीइंग में मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है एज दो द साइज ऑफ द प्रीवियस वन means the mother father one, that size is actually gained by the daughter or son। जो भी बच्चा बच्ची पैदा होता है उससे, तो वो भी वही साइज तक के बढ़ना शुरू होता है, मतलब ग्रोथ वाला फैक्टर आ गया है इसमें। मगर ऐसा कोई नॉन लिविंग में नहीं होता है। अगर कोई चीज़ को, ये नॉन लिविंग चीज़ है, इसको तोड़ दो, 2 टुकड़े तो हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो गए, मगर इसका ये पिन नहीं बनेगा और इसका ये नहीं ढक्कन नहीं बनेगा, मतलब ये फिर से वही जो पुराना था ऐसा में नहीं बनेगा। इसको अपन इसलिए रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। तोड़ दिए तो मल्टीपल हो गया, पर रिप्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि उस ओरिजिनल मदर फादर की तरफ उसके अंदर में कोई ऐसी चीज जो उसमें है रिप्रोडक्शन के लिए वो नहीं बनती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, उसको रिप्रोडक्शन नहीं कहते। मगर इसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें कोई भी पार्ट असेक्सुअली बोले तो प्लांट का अगर ले लो और जमीन में गाड़ दो थोड़ा सा, तो उससे क्या हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा जो पहले वाले प्लांट की तरफ हो जाएगा, उसको फ्लावर आएंगे, फ्रूट आएंगे, सब कुछ आएगा। दिस इज द रिप्रोडक्शन। पहला वाला था, दूसरा वाला अपन ने उससे ही निकाल लिया। वैसे सेक्सुअल में होता है कि 2 मेल फीमेल मैटिंग होंगे, गैमेट फ्यूज होंगे, गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोट होगा और जाइगोट डेवलप होकर यंग वंस बनेगा। वो कुछ दिन बाद अपने माँ बाप के शरीर का इतना बढ़ जाएगा, तो यही है, फिर वो रिप्रोड्यूस अपने बच्चे पैदा करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं। एंड दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग, बट दिस वन इज नॉट अगेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, because why, in non-living being there is a fragmentation is there, that is multiplication, but that multiplication is not gaining the proper size to that of the original one। वो नहीं ले रहा है, इसलिए इसको अपन रिप्रोडक्शन नहीं कह पा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हो रहा खाली, मगर साइज गेन नहीं कर रहा है। टुकड़े करेंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे बारीक बारीक अप टू द एटम्स तक, पर उसको अपन रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, ओनली मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब तक साइज होके उसका पार्ट नहीं बनता है, मतलब
एक से दूसरे के दूसरा इनहेरिट नहीं होते कैरेक्टर, तब तक इसको अपन रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और मेन प्रिंसिपल है इस चीज़ का है, लिविंग वर्ल्ड का एक प्रिंसिपल है। और फाइनली एबिलिटी टू सेंस, ये किसी दूसरे में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ओनली इन द लिविंग बीइंग। सो इट इज़ द बेसिक फीचर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द living organisms by means of which we identify this is the living things. It is most effective in the animal bodies and least effective in the plant bodies are there. जैसे किसी ने आप लोगों को पिन प्रिक कर दिया, पिन टोच दिया अपने बॉडी में, तो अपन क्या करेंगे, चमक जाएंगे, थोड़ा सा हिल जाएंगे, ओके, अपनी बॉडी का पार्ट्स खींच लेंगे, मतलब सेंस ऑफ एबिलिटी। इसको क्या कहते हैं अपन, एबिलिटी टू सेंस और सेंस ऑफ एबिलिटी। जो भी पिन प्रिकिंग हो रहा है आपके बॉडी के ऊपर में, उससे आपको पता चल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो अपना हाथ अपन खींच लिए, खींच लिया मतलब वी गिव रिस्पॉन्स टू देम, अपन ने क्या किया उसको रिस्पॉन्स। मगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को तुम ऐसा करो, वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, नॉन लिविंग में ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एबिलिटी टू सेंस और सेंस ऑफ एबिलिटी कहते हैं अपन इसको, जो कि नर्वस सिस्टम से एनिमल बीइंग में डेवलप हो गई है। और प्लांट बीइंग में भी कुछ ऐसे केमिकल्स है जिस केमिकल की वजह से उनमें भी क्या हो गया है कि सेंस ऑफ एबिलिटी है। जैसे चुईमी का प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं अपन इसको, तो उसके पास हाथ लेके जाओ तो अपने पत्तों को ऐसा छुपा लेता है, बिठा देता है, तो ऐसे बोलता कि डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाओ क्योंकि मैं बहुत नाजुक हूँ, मेरे पत्ते गल जाएंगे। बोलता नहीं है, मगर ये समझने की बात है कि वो उसको भी उसका सेंसेशन आपके टचिंग का हो रहा है। दिस इज द एबिलिटी टू सेंस, दीज आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ये पॉइंट एक इस चैप्टर में है, और एक छोटा सा पॉइंट है की पॉइंट करके, दूसरा एक पॉइंट है इसमें KEY, की जो पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर में। तो वो क्या है एक्चुअली की, क्यों उसको अपन ने की के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके छोटे से 2-4 पॉइंट मैं बता देता हूँ, और या मीनिंग बता देता हूँ ओनली, कोई ऐसी जरूरी नहीं कि ज़्यादा केस में पढ़ना है हम लोगों को, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलेंगे कि आप सर इतना जल्दी हो गया कि हाँ, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है वो सब आपके सिलेबस से इस साल के लिए आप लोगों के लिए कम कर दिए गए हैं, और ये 2 ही पॉइंट है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और की पॉइंट, ये 2 ही पॉइंट इस चैप्टर। सो व्हाट इज मीन बाय की? नाउ की इज एक्चुअली द टैक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या है? ये टैक्सोनॉमिक एड्स है, एड्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इसका लिए टैक्सोनॉमिक एड्स है। एड्स में तो एक आधी क्राइटेरिया, कंडीशंस, जिसके बेस पे अपन उसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे धानों को अपन 2-4 तरीके के धान्य मिला देते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, बाकी चना वगैरह वगैरह, तो उसको बोलेंगे अपन की क्लासीफाई करो, तो आप चने के ग्रेन्स अलग निकालेंगे, गेहूँ के अलग निकालेंगे, चावल के, ऐसे हो गए, अलग अलग करेंगे, सेपरेशन करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं एक्चुअली, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी क्राइटेरिया आप अप्लाई करते हो, उस क्राइटेरिया को अपन टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। मीन्स एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसके बेस पे अपन इसको यूज कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली द की फैक्टर। कौन सा की फैक्टर यहाँ पे? सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, इस बेस पे अपन कर रहे हैं। नाउ दिस की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इस बेस पे होता है ये। दूसरा फैक्टर इसका है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बेस पे करते हैं अपन। अब कैसे है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है? दूसरा पॉइंट ये, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स। अगर आप लोग चने को ऑब्जर्व करेंगे, चावल को ऑब्जर्व करेंगे, गेहूं को ऑब्जर्व करेंगे, क्या सभी के सभी एक तरीके दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन। जैसे चना येलो कलर का है, थोड़ा इरेगुलर राउंडेड शेप का थोड़ा सा दिख रहा है कि कभी एक बाहर आए, चावल जो लंबे हैं, गेहूं जो लंबे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। जैसे शेप का कैरेक्टर ले लिया अपन ने, वो कैसे थोड़ा राउंडेड इरेगुलर है, ये इलोंगेटेड रेगुलर है, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बेस पे भी उसको अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है इसके, वन ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक्सेप्टेड बाय अदर एंड दैट विल बी रिजेक्टेड। अपन लिखते हैं कि अगर सेम नहीं है तो इसका इधर में नहीं डालेंगे, इसका इधर में, जो सेम है इधर डालेंगे, जो सेम है इधर डालेंगे, दोनों का अपोजिट वाला एक साथ नहीं अपन ले लेंगे। तो ये थिंग जो है जिसमें अपन इसको अपन करते हैं। नाउ बिकॉज बाय दिस रीजन, नाउ as we those the criteria is applied for the classification of the plants and animal, that is called as the lead, LEAD। उसको क्या कहते हैं अपन? लीड कहते हैं। उस क्राइटेरिया को ही अपन क्या कहते हैं? अपन लीड कहते हैं, लीड कहते हैं, जिस बेस पे अपन क्या कर रहे हैं, प्लांट का और एनिमल का क्लासिफिकेशन कर ले। नाउ एज पर दिस वन वी एनालाइज और
analyze the plants and the animals are there, and then finally we give name to that the plants and animals or their identity is there. वो भी है उसको फिर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, उस कैरेक्टर के बेस पे उसको नाम रखा जाएगा और उस नाम से उसको पहचाना जाएगा दुनिया में। इस हिसाब से अपन हर एक को क्या करते हैं फ्रॉम टॉप लेवल हायर, जिसको अपन हायरार्ची लेवल करते हैं, किंगडम टू द स्पेसीज, इसका क्लासिफिकेशन करते आते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द की फैक्टर इज देयर, इसी को अपन की करते हैं। ओके, हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।